हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बुक को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में इस बुक से किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बता आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर होता है वो कितने मार्क्स का आता है, कितने घंटे का होता है, और इसके अलावा हमें किस लैंग्वेज में लिखना होता है, हमें हिंदी में लिखना होता है या इंग्लिश में लिखना होता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी सवाल आते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी का सिलेबस क्या है। तो ये सारे के सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को, जिससे कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए कि आखिर फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर आता कैसे है, हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, किस लैंग्वेज में लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है वो टोटल आपका 70 मार्क्स का आता है, और ये 70 मार्क्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पार्ट ए जिसमें 30 मार्क्स का होता है और पार्ट बी जिसमें 40 मार्क्स का होता है। और अगर टाइमिंग की बात करें तो 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलता है इस पेपर को अटेंड करने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इसके लैंग्वेज के बारे में कि आपको किस लैंग्वेज में लिखना होता है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें आप लिख सकते हो। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में पेपर दीजिए, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में पेपर दीजिए, लेकिन पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में देना है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट ए के बारे में। तो पार्ट ए के अंदर टोटल आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी होता है, यानी पहला तो क्वेश्चन आपको करना ही करना है। इसके अलावा अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका सिलेबस ही पता नहीं चलता कि इस सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। और यूनिट फर्स्ट के अंदर भी मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इसके अंदर बेसिकली आपको ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ मनी, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन बने हैं आपके एग्ज़ाम में, और हर एक एग्ज़ाम में जनरली पूछा गया है। और इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है वो है बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, इसके अंदर भी जो ये वाले आपके टॉपिक हैं जो कि मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए हैं, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप कह सकते हो उसे, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, इन सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है उससे सुरक्षा के लिए आप क्या क्या उपाय दे सकते हैं उसके बारे में बताइए, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड के बारे में। तो यूनिट थर्ड है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर बेसिकली आपको बीमा के बारे में पढ़ना है, यानी इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, और ये जो इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूनिट 4 के अंदर अगर हम बात करें तो पर्सनल टैक्स के बारे में इसमें आपको बताना है, और इसके अंदर ये जो टॉपिक है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ये जो वीडियो है ये तो इसके अंदर आपको सारे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिलने वाले हैं। इसमें टाइम कम है तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चन वीडियो में नहीं कराए, लेकिन अगर आप हमारी पीडीएफ को परचेज करते हो तो पीडीएफ के अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो डिजिटल पेमेंट के मेथड्स होते हैं उनके बारे में बताइए, और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनके बारे में बताइए, और हम ऑनलाइन फ्रॉड से किस तरीके से बच सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो आइए हम बात करते हैं डिजिटल भुगतान यानी डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल भुगतान वो प्रोसेस है जिसमें पैसे का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है विदाउट कैश। इसमें इंटरनेट, मोबाइल ऐप और कार्ड्स का यूज़ किया जाता है। डिजिटल पेमेंट ने लेन देन को सिक्योर, सेफ और सुविधाजनक बना दिया है। तो आइए हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के मेथड्स के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के बारे में। फिर हम बात करेंगे नेट बैंकिंग के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आरटीजीएस के बारे में। फिर हम बात करेंगे एनईएफटी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आईएमपीएस के बारे में। फिर हम बात करेंगे मोबाइल वॉलेट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्यूआर कोड पेमेंट के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे एटीएम के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी डिजिटल पेमेंट के मेथड्स होते हैं। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल ऐप के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में पैसे भेजने का एक तरीका है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप 24/7 ये अवेलेबल रहता है और बिना किसी फ़ीस के आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड दुकानों की पीओएस मशीन या ऑनलाइन साइट पर काम आते हैं। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीधे कनेक्ट होता है, जो कि आपके बैंक से सीधा पैसा काटता है, और क्रेडिट कार्ड से उधार में खर्च करने की सुविधा मिलती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेट बैंकिंग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बैंक की वेबसाइट या ऐप से ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना नेट बैंकिंग कहलाता है, और इसमें एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस जैसे ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रांजैक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सेफ प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरटीजीएस के बारे में यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के बारे में। तो इसमें बड़ी रकम का ट्रांसफ़र तुरंत होता है। ये 2 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट की पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ये बड़ी रकम भेजने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है। तो आइए हम बात करते हैं एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। तो ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने का एक नॉर्मल प्रोसेस है, और मैं आपको बता दूं कि ये सर्विस 24/7 अवेलेबल है, और इसमें छोटी से बड़ी रकम आप आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट है आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसमें पैसे तुरंत और किसी भी टाइम 24/7 ट्रांसफ़र होते हैं। ये मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी के थ्रू काम करता है। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट। इसमें आपको पहले से पैसे डालने होते हैं, उसके बाद आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे पेटीएम वॉलेट, अमेज़ॉन पे, फ़ोनपे वॉलेट, ये ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और टिकट बुकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो नेक्स्ट है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो इसमें आप आधार कार्ड नंबर और फिंगरप्रिंट से अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं या भेज सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी विलेज एरिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पर इंटरनेट नहीं होता। नेक्स्ट है क्यूआर कोड पेमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि दुकान पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। ये तरीका बिजनेस और कस्टमर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी और फास्ट होता है। अगला है एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम बिना बैंक जाए पैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डाल के पिन एंटर करके कैश निकाल सकते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर आपको एटीएम से बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और पैसे ट्रांसफ़र जैसी फैसिलिटी मिलती है, और जो फैसिलिटी होती है ये 24/7 अवेलेबल होती है, यानी आप किसी भी टाइम अपने पैसे को निकाल सकते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन धोखाधड़ी यानी ऑनलाइन फ्रॉड एक अपराध है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल या किसी दूसरे डिजिटल माध्यम से उपयोग करके लोगों को धोखा देकर उनकी जो पर्सनल डिटेल्स होती हैं और जो बैंक डिटेल्स होती है उन्हें चुरा लिया जाता है या उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इसी को कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे नकली वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगना, या फिर फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाकर लोगों को ठगना, या फिर किसी से ओटीपी पूछकर उसके अकाउंट से सारे पैसे उड़ा देना, ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर आती है।
तो आइए अब हम बात करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो खुद को ऑनलाइन फ्रॉड से किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इसका पहला मेथड है सिर्फ भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करके, यानी यूज़ ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट्स एंड ऐप। दूसरा है पासवर्ड और OTP किसी से शेयर ना करके, यानी नेवर शेयर पासवर्ड और OTP। नेक्स्ट है डबल रिटर्न वाली स्कीम से सावधान, यानी बी अवेयर ऑफ डबल रिटर्न स्कीम्स। नेक्स्ट है फिशिंग ईमेल और SMS से बचें, यानी अवॉइड फिशिंग ईमेल्स एंड SMS। नेक्स्ट है निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें, यानी डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट है 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का प्रयोग करें, यानी यूज़ 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। नेक्स्ट है पब्लिक वाईफाई से दूर रहें, यानी अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। इसका अगला तरीका है नियमित रूप से निवेश पोर्टफोलियो की निगरानी रखें, यानी रेगुलेटरी मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है SMS और ईमेल अलर्ट जारी रखें, यानी कीप SMS एंड ईमेल अलर्ट्स ऑन। और लास्ट है धोखाधड़ी होने पर त्वरित कार्रवाई करें, यानी एक्ट क्विकली इफ फ्रॉड हैपन्स। तो आइए एक एक करके इन सभी मेथड्स को थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं, जिससे कि हम ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं उनसे बच सकें। तो इसका पहला मेथड है सिर्फ भरोसेमंद वेबसाइट या ऐप का इस्तेमाल करें, यानी यूज़ ओनली ट्रस्टेड वेबसाइट्स एंड ऐप्स। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए हमेशा सेबी रजिस्टर ऐप्स या वेबसाइट का ही यूज़ करें इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा इन्वेस्ट करने से पहले वेबसाइट का जो URL होता है उसे चेक कीजिए, HTTPS से शुरू होना चाहिए। अगला मेथड है पासवर्ड और OTP किसी के साथ शेयर ना करें, यानी नेवर शेयर पासवर्ड्स एंड OTP। आप अपना लॉगिन पासवर्ड, UPI पिन या OTP किसी के साथ भी शेयर ना करें, भले ही वो बैंक के एम्प्लॉय क्यों ना हो। नेक्स्ट है डबल रिटर्न वाली स्कीम से सावधान रहें, यानी बी अवेयर ऑफ डबल रिटर्न स्कीम्स। जल्दी अमीर बनो, 10 दिन में पैसे डबल, ऐसी जो स्कीम होती है उससे सावधान रहें। ये जितनी भी स्कीम होती है ये अक्सर फ्रॉड होती है। नेक्स्ट है फिशिंग ईमेल और SMS से बचें, यानी अवॉइड फिशिंग ईमेल एंड SMS। ऐसे ईमेल से बचो जिसमें कोई लिंक हो, क्योंकि लिंक पे क्लिक करने पे आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। बैंक या कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी आपसे आपकी जो ईमेल है वो नहीं मांगती। मतलब जितनी भी जो कंपनियां होती हैं वो कभी भी आपकी जानकारी ईमेल से नहीं मांगती। नेक्स्ट है निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें, यानी डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। कंपनी की वेबसाइट को चेक करें वो सेबी में रजिस्टर है ये या नहीं, उसको चेक करें। और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करें। नेक्स्ट है 2 फैक्टर अथेंटिकेशन का यूज़ करें, यानी यूज़ 2 फैक्टर अथेंटिकेशन। अपने इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग ऐप्स में OTP या फिंगरप्रिंट जैसी सेकेंड लेयर सिक्योरिटी का यूज़ करें। नेक्स्ट है पब्लिक वाईफाई से दूर रहें, यानी अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। तो पब्लिक वाईफाई का यूज़ करके जैसे रेलवे स्टेशन पर इन्वेस्टमेंट या बैंकिंग एक्टिविटी का यूज़ ना करें। हमेशा या तो अपना नेट यूज़ करें या फिर कोई भरोसेमंद नेटवर्क हो उसका ही यूज़ करें, क्योंकि जितने भी जो पब्लिक वाईफाई होते हैं वो मैक्सिमम फ्रॉड होते हैं। नेक्स्ट है नियमित रूप से निवेश पोर्टफोलियो की निगरानी करें, यानी रेगुलरली मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट पासबुक और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करते रहें। अगर आपको कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो तुरंत रिपोर्ट करें। इसका अगला मेथड है SMS और ईमेल अलर्ट चालू रखें, यानी कीप SMS एंड ईमेल अलर्ट्स ऑन। सभी बैंक और इन्वेस्टमेंट खातों में हर ट्रांजैक्शन के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें। इससे अगर कोई गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ी होती है तो तुरंत आपके पास एक अलर्ट आ जाता है। और लास्ट मेथड है धोखाधड़ी होने पर त्वरित कार्रवाई करें, यानी एक्ट क्विकली इफ फ्रॉड हैपन्स। तो धोखाधड़ी होने पर तुरंत बैंक को कॉल करें और लेन देन को ब्लॉक करें। इसके अलावा साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करें, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे डिजिटल दुनिया में पैसे कमाना आसान हुआ है, वैसे ही धोखेबाज भी स्मार्ट हो गए हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप भी उतने ही अलर्ट और समझदार बने। सही जानकारी, सतर्कता और थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज से आप खुद को और अपने पैसे को सुरक्षित कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हम डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, जिसका मतलब होता है कैश की जगह डिजिटल माध्यम जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कार्ड या UPI का यूज़ करना। तो आइए अब हम बात करते हैं
डिजिटलीकरण के मुख्य लाभों के बारे में, यानी बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन के बारे में। इसमें इसका पहला बेनिफिट है तेज और त्वरित लेन देन, यानी फास्ट एंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस। सेकंड है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। इसका थर्ड बेनिफिट है सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी। और इसका फोर्थ बेनिफिट है सुविधा, यानी कन्वीनियंस। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं तेज और त्वरित लेन देन, यानी फास्ट एंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल पेमेंट से आप कुछ ही सेकंड्स में पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फ़ोनपे। इससे आप इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आपको बैंकों में लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ऑनलाइन सेव रहता है। कोई पैसा कहाँ गया, कितना गया, सब कुछ साफ साफ दिखता है। इससे धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। तो इसका थर्ड बेनिफिट है सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी। तो डिजिटल लेन देन में पासवर्ड, ओटीपी और बायोमेट्रिक जैसी सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। इससे आपके पैसों की सुरक्षा मजबूत होती है। लास्ट है सुविधा, यानी कन्वीनियंस। अब आप घर बैठे मोबाइल से ही किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। दुकान जाने की ज़रूरत नहीं, लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं। बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहां से इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा अगला प्रश्न है बीमा क्या है, बीमा के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन करें। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है, और इंश्योरेंस के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उसके बारे में बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर इंश्योरेंस होता क्या है। तो इंश्योरेंस एक रिटर्न प्रॉमिस होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी और बीमा धारक, यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसके बीच में होता है। इस प्रॉमिस में जो बीमा धारक होता है वो हर महीने या हर साल एक छोटी सी रकम, यानी प्रीमियम देता है, और इसके बदले अगर फ्यूचर में उसे कोई नुकसान होता है, जैसे कार चोरी, दुर्घटना या आग लग जाना, तो जो बीमा कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो उसे फाइनेंशियली हेल्प करती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाया, और अगर आपकी बाइक चोरी हो जाए तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पैसे देगी, ताकि जो आपका लॉस हुआ है वो रिकवर हो सके। तो आइए हम बात करते हैं बीमा के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो मैं आपको बता दूं कि इंश्योरेंस सिर्फ पैसे लेने या देने का खेल नहीं है। इसके पीछे कुछ मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये नियम हर बीमा पॉलिसी में लागू होते हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। तो इंश्योरेंस का जो पहला प्रिंसिपल है वो है परम सद्भावना का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमा भरोसे पे चलता है, इसीलिए बीमा धारक को अपनी बीमारी, खतरा या नुकसान की सारी सही जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को देनी चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई गई तो कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। तो आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई पहले से बीमारी है और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त नहीं बताते, तो कंपनी बाद में इलाज का पैसा देने से मना कर सकती है। इसका दूसरा प्रिंसिपल है निकटतम कारण का सिद्धांत। अगर नुकसान के पीछे एक से ज़्यादा वजह है तो बीमा कंपनी असली और नज़दीकी कारण देखेगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए घर में आग शॉर्ट सर्किट से लगी, तो ये बीमा में शामिल है, तो इसमें आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आग दंगे की वजह से हुई है तो बीमा कंपनी में इंक्लूड नहीं होता, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इसका तीसरा प्रिंसिपल है बीमित हित का सिद्धांत। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि आप सिर्फ उसी चीज़ या व्यक्ति का बीमा करा सकते हैं जिससे आपको कोई डायरेक्ट नुकसान हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी कार का इंश्योरेंस करा सकते हैं क्योंकि वो चोरी हो सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन आप अपने दोस्त की कार का इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। इसका अगला प्रिंसिपल है स्थलांतरण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। मतलब जब बीमा कंपनी आपका नुकसान भर देती है तो उस ऑब्जेक्ट पर अब बीमा कंपनी का अधिकार हो जाता है। उदाहरण के लिए आपकी कार किसी ने टक्कर मार दी, बीमा कंपनी ने आपको पैसा दे दिया, अब वो कंपनी उस गलती करने वाले व्यक्ति से पैसा वसूल कर सकती है। इसका अगला प्रिंसिपल है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ नुकसान की भरपाई करता है, मुनाफा नहीं देता। उदाहरण के लिए आपका मोबाइल चोरी हुआ जिसकी कीमत 20,000 थी, तो बीमा कंपनी आपको 20,000 तक देगी, 25,000 नहीं देगी। इसका अगला प्रिंसिपल है हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत।
तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो बीमा धारक है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नुकसान को जितना ज़्यादा कम हो सके उतना कम करने की कोशिश करें। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए घर में आग लगी है और आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं, तो इसमें बीमा धारक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फायर ब्रिगेड बुलाए, पानी डाले, जिससे कि नुकसान कम से कम हो सके। इसका आखिरी सिद्धांत है योगदान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि अगर आपने एक ही चीज़ का 2 बीमा करवाया है, 2 पॉलिसी ली है, तो दोनों कंपनियां मिलके उस नुकसान की भरपाई करेगी। इससे आप एक ही नुकसान पर डबल फ़ायदा नहीं उठा सकते। एग्जाम्पल के लिए आपने कार का इंश्योरेंस 2 कंपनियों से करवाया, नुकसान 1 लाख का हुआ था, तो दोनों कंपनी मिलकर 1 लाख देगी, कोई एक कंपनी पूरा नहीं देगी। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमा एक सुरक्षा कवच है जो मुश्किल वक्त में हमारी मदद करता है, लेकिन इसके साथ ही जुड़ी शर्तों और सिद्धांतों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब टाइम आए तो हम बिना किसी परेशानी के उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नई कर व्यवस्था क्या है? ये पुरानी कर व्यवस्था से किस तरीके से अलग है, इसके बारे में बताइए। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर नई कर व्यवस्था है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई कर व्यवस्था 2020 में पेश की गई थी और 2023 के बजट में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे ताकि ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। नई कर व्यवस्था एक ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है। इसका मतलब है करदाता यानी जो टैक्स पेयर है वो पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था में से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो टैक्स सिस्टम को और भी ज़्यादा इजी बनाना है और टैक्स की दरों को कम करना है, टैक्स रेट को कम करना है। तो आइए हम बात करते हैं नई कर व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं के बारे में, यानी इसकी क्या खास बात है। तो इसकी पहली विशेषता है कम कर दरें यानी लोअर टैक्स रेट्स। इसकी दूसरी विशेषता है छूट और कटौतियों का अभाव यानी लेक ऑफ रिडक्शन एंड एक्सेम्पशन। इसकी अगली विशेषता है उच्च छूट सीमा यानी हायर रिबेट लिमिट। इसकी अगली विशेषता है डिफ़ॉल्ट व्यवस्था। इसकी 5वीं विशेषता है निवेश को प्रोत्साहन और इसकी आखिरी विशेषता है रियायत का उद्देश्य। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कम कर दरें यानी लोअर टैक्स रेट्स के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई कर व्यवस्था में इनकम के अकॉर्डिंग आपके जो टैक्स रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम रखे गए हैं, यानी जितनी आपकी इनकम है उस पर आपको कम टैक्स देना होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे पुरानी कर व्यवस्था में आपको 10 लाख की आय पर 30% टैक्स देना होता था, लेकिन वही नई कर व्यवस्था में आपकी अगर इनकम 9 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50% ही टैक्स देना होगा। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में तो आपको सिर्फ 20% ही टैक्स देना होगा। तो जो पहले 30% टैक्स देना होता था वही अब घटकर 15 से 20% हो गया है। इसकी अगली विशेषता है छूट और कटौतियों का अभाव। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी कर व्यवस्था में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 80C और 80D के तहत आपको कई सारी छूट मिलती थी, जैसे LIC, PPF, बच्चों की फीस, होम लोन, मेडिकल बीमा, इन सब में छूट मिलती थी। लेकिन नई कर व्यवस्था में इन सब पर छूट नहीं मिलती, यानी आपकी जो कमाई है आपको उस पर सीधा टैक्स देना होगा बिना किसी छूट को घटाए। इसकी अगली विशेषता है उच्च छूट सीमा। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी व्यवस्था में 5 लाख की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था सेक्शन 87 के तहत, लेकिन अब नई व्यवस्था में अगर आपकी सालाना आय 7 लाख या उससे कम है तो आपको एक भी पैसा टैक्स में नहीं देना पड़ेगा। इसकी अगली विशेषता है डिफ़ॉल्ट व्यवस्था। नई कर व्यवस्था या वैकल्पिक कर व्यवस्था, इसका मतलब है कि जो करदाता है यानी जो टैक्स पेयर है वो पुरानी कर व्यवस्था या नई कर व्यवस्था में से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकता है। लेकिन अगर आप ITR भरते समय नई कर व्यवस्था या पुरानी कर व्यवस्था में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं चुनते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है। इसकी अगली विशेषता है निवेश को प्रोत्साहन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी कर व्यवस्था में अगर आप अपने पैसे को LIC, PPF, ELSS, NPS जैसे निवेशकों में लगाते हैं तो सरकार आपको टैक्स में छूट देती थी। इससे लोग मजबूरी में ही सही भविष्य के लिए पैसा बचाते थे। लेकिन नई व्यवस्था में निवेश करने पर कोई फ़ायदा नहीं मिलता टैक्स में। पुरानी कर व्यवस्था बचत करवाती थी, जबकि नई कर व्यवस्था आज पैसा खर्च करने की आज़ादी देती है। इसकी आखिरी विशेषता है रियायत का उद्देश्य। तो मैं आपको बता दूं कि पुरानी कर व्यवस्था में सरकार चाहती थी कि लोग बचत करें, इन्वेस्ट करें, ताकि देश में पैसा घूमे
और लोग फ्यूचर के लिए तैयार रहें। इसीलिए टैक्स छूट के बहाने आपको बचत करवाई जाती थी। और नई कर व्यवस्था में सरकार ये चाहती है कि टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाया जाए। टैक्स कम दो ताकि लोगों के पास ज़्यादा कैश बचे और वो उसे अपनी मर्जी से खर्च करें या फिर उस पैसों को सेव करें। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नई टैक्स व्यवस्था एक तरह से नो टेंशन नो कैलकुलेशन वाला सिस्टम है। इसमें टैक्स रेट कम है लेकिन इसमें डिस्काउंट भी नहीं मिलता। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जो नया सिस्टम है वो फ़ायदे का सौदा है। लेकिन अगर आप हर साल LIC PPF जैसे में बचत करते हैं तो आपके लिए पुरानी व्यवस्था बेटर है। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, व्यय प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, मतलब व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्पेंडिंग मैनेजमेंट। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही बताना है कि हम किस तरीके से अपने खर्चे को कम कर सकते हैं। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे जिसमें हम बताएंगे कि व्यय प्रबंधन यानी स्पेंडिंग मैनेजमेंट का मतलब है अपनी इनकम और ज़रूरतों के अनुसार खर्च करना, ताकि ना सिर्फ मौजूदा ज़रूरतें पूरी हो बल्कि फ्यूचर के लिए भी सेविंग्स की जा सके। इससे व्यक्ति कर्ज से बचता है और अपने आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाता है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। तो पहला मेथड है मासिक बजट तैयार करना, यानी प्रिपेयर अ मंथली बजट। सेकंड है आवश्यक और अनावश्यक खर्चों की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई नेसेसरी एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है खर्चों का रिकॉर्ड रखना, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। फोर्थ है बचत को प्राथमिकता देना, मतलब प्रायोरिटी सेविंग। फिफ्थ है क्रेडिट कार्ड या उधारी से बचना, यानी अवॉइड क्रेडिट कार्ड एंड अननेसेसरी डेब्ट्स। सिक्स्थ है खर्च करने से पहले सोचें, यानी थिंक बिफोर यू स्पेंड। 7 है आर्थिक लक्ष्य तय करना, यानी सेट फाइनेंशियल गोल्स। 8 है आपातकालीन कोष बनाना, यानी बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। और लास्ट है वित्तीय शिक्षा देना, यानी टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मासिक बजट तैयार करना, यानी प्रिपेयर अ मंथली बजट के बारे में। तो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हमें हर महीने अपने इनकम और एक्सपेंसेस का एक रिटर्न रिकॉर्ड रखना चाहिए, एक बजट बनाना चाहिए, जिससे कि हम अननेसेसरी जो खर्चे होते हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 15,000 है, तो एक बजट बनाइए जिसमें 5,000 किराए का होगा, 3,000 राशन का होगा, 2,000 ट्रैवलिंग का होगा और 1,000 सेविंग्स का होगा। नेक्स्ट है आवश्यक और अनावश्यक खर्चों की पहचान करना, यानी आइडेंटिफाई नेसेसरी एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को कम करने के लिए हमें नेसेसरी और अननेसेसरी खर्चों की पहचान करनी होगी। जैसे नेसेसरी खर्चों के अंदर आते हैं किराया, बिजली, राशन, और अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे बाहर जाके खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे मोबाइल रिचार्ज, ये सभी अननेसेसरी के अंदर आते हैं। तो अगर हम नेसेसरी और अननेसेसरी खर्चों की पहचान कर लें तो इससे जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो कम होंगे और जो पैसा है वो बचेगा। नेक्स्ट है खर्चों का रिकॉर्ड रखना, यानी मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस। तो खर्चों को कम करने के लिए हर खर्च को किसी डायरी, ऐप या एक्सेल शीट में नोट करते रहें। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्च किया। ये आदत आत्मनियंत्रण को बढ़ाती है और अनावश्यक खर्चों को कम करती है। नेक्स्ट है बचत को प्राथमिकता देना, यानी प्रायोरिटाइज सेविंग। तो हर महीने अपने इनकम से सबसे पहले सेविंग्स को अलग करें, जैसे 10% या 1,000 रुपये अलग कीजिए और अब बाकी अमाउंट को खर्च कर सकते हैं। इसे पे योर सेल्फ फर्स्ट सिद्धांत कहते हैं। इससे आप इमरजेंसी में बिना कर्ज के काम चला सकते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड या उधारी से बचना, यानी अवॉइड क्रेडिट कार्ड एंड अननेसेसरी डेब्ट्स। जहाँ तक हो सके
उधार या क्रेडिट कार्ड से खर्च करने से बचें, क्योंकि उधार पर ब्याज देना पड़ता है, जो कि आप पर एक अननेसेसरी बोझ बन जाता है। अगर आप कर्ज नहीं लेते हो, अगर आप उधार नहीं लेते हो, तो इससे आप कर्ज के जाल से बचे रहेंगे और आपको टेंशन भी नहीं होगी, मानसिक तनाव भी दूर रहेगा। तो नेक्स्ट है, खर्च करने से पहले सोचें, यानी थिंक बिफोर स्पेंड। तो कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले प्लानिंग कीजिए और एक बार सोचें, क्या ये रियल में ज़रूरी है और क्या इसका कोई सस्ता विकल्प है। नेक्स्ट है, आर्थिक लक्ष्य तय करना, यानी सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एम बनाएं, गोल्स बनाएं। जैसे ट्रैवलिंग के लिए 10,000 बचाना या 2 साल में स्कूटी खरीदना, फिर उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करें। अगर आपको एक गोल रहेगा तो आपके खर्चे कम होंगे। नेक्स्ट है, आपातकालीन कोष बनाना, यानी बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। तो हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखें ताकि बीमारी, नौकरी जाने या किसी अचानक खर्च के समय मदद मिल सके। नेक्स्ट है, वित्तीय शिक्षा लेना, यानी टेक फाइनेंशियल एजुकेशन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसे के बेहतर तरीके से मैनेजमेंट के लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना ज़रूरी है, जो कि अभी आप पढ़ रहे हो। इसके लिए किताबें पढ़ें, सेमिनार या ऑनलाइन कोर्स करें, ताकि आपको सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो व्यय प्रबंधन एक ज़रूरी आदत है जो आपको न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि मानसिक तनाव से भी दूर रखती है। अगर ऊपर बताए गए मेथड्स को अपनाया जाए तो हर कोई अपने पैसे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकता है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरेज स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न म्यूचुअल फंड के ऊपर पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं म्यूचुअल फंड को लेके। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा सामूहिक निवेश साधन यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जिसमें बहुत से निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा होता है। इससे प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इन सब में लगाया जाता है, और जो प्रॉफिट होता है वो सभी इन्वेस्टर्स को उनके हिस्से के अकॉर्डिंग मिलता है। इसे ही म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जब बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर किसी एक्सपर्ट के थ्रू शेयर बाजार या किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत निवेश योजना में म्यूचुअल फंड की भूमिका के बारे में, यानी रोल ऑफ द म्यूचुअल फंड इन पर्सनल इन्वेस्टिंग प्लानिंग। तो फर्स्ट है, लघु निवेशकों के लिए लाभदायक, यानी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट है, जोखिम में विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। थर्ड है, पेशेवर प्रबंधन, यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फोर्थ है, तरलता, यानी लिक्विडिटी। फिफ्थ है, एसआईपी जैसी योजना में सुविधा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी। और लास्ट है, लंबी अवधि के लिए उपयुक्त, यानी गुड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लघु निवेशकों के लिए लाभदायक, यानी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो भी आप म्यूचुअल फंड में 100 या 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये एक आम आदमी के लिए इन्वेस्टमेंट का एक ईजी वे है। नेक्स्ट है, जोखिम में विविधता, यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। तो मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कई कंपनियों में किया जाता है, जिससे कि जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, वो कम हो जाता है। अगर एक शेयर से लॉस होता है तो दूसरे शेयर से प्रॉफिट कमाया जा सकता है। नेक्स्ट है, पेशेवर प्रबंधन, यानी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो आपके पैसे को अनुभवी फंड मैनेजर संभालते हैं जो बाजार की अच्छी समझ रखते हैं। इससे आपको खुद रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, तरलता, यानी लिक्विडिटी। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। इससे आप इजीली अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, एसआईपी जैसी योजना में सुविधा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी के थ्रू हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देता है, अच्छा रिटर्न देता है। लास्ट है, लंबी अवधि के लिए उपयुक्त, यानी गुड फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो अगर आपको शादी, घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन और लॉन्ग टर्म में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इससे समय के साथ रिटर्न बढ़ता है और इससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो।
तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेश योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इन्वेस्टर्स को कम राशि में भी अच्छा रिटर्न पाने का अवसर देता है, वो भी जोखिम और विशेषज्ञ की देखरेख में। जो लोग शेयर बाजार के उतार चढ़ाव को नहीं समझते, उनके लिए म्यूचुअल फंड सिक्योर है, आसान है और फ़ायदेमंद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण यानी लोन क्या होता है? विभिन्न प्रकारों के लोनों की व्याख्या कीजिए। यानी व्हाट इज़ लोन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स। तो इसके अंदर बेसिकली हमें लोन के बारे में बताना है और जितने भी तरह के लोन होते हैं लाइक एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, होम लोन, शॉर्ट टर्म लोन, मिडल लोन और लॉन्ग टर्म लोन, इन सभी के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक परिचय देंगे जिसमें हम बताएंगे कि ऋण यानी लोन एक अमाउंट होता है जो कोई व्यक्ति किसी बैंक या संस्था या किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित समय के लिए उधार देती है, इस शर्त पे कि वो राशि ब्याज के साथ एक निश्चित अवधि के बाद वापस की जाएगी। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ऋण यानी लोन एक आर्थिक सहारा है जो किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए उधार लिया जाता है और उसे फ्यूचर में ब्याज के साथ चुकाना होता है। तो आइए हम बात करते हैं ऋणों के मुख्य प्रकारों के बारे में यानी टाइप्स ऑफ लोन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक ऋण यानी एजुकेशन लोन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे वाहन ऋण यानी व्हीकल लोन के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे गृह ऋण यानी होम लोन के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शैक्षणिक ऋण यानी एजुकेशन लोन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लोन स्टूडेंट्स को हाई एजुकेशन के लिए दिया जाता है। इसमें ट्यूशन फीस, बुक्स और रहने का खर्चा सब इंक्लूड होता है। ये आमतौर पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या विदेश में पढ़ाई के लिए लिया जाता है। रीपेमेंट आमतौर पर कोर्स खत्म होने के बाद शुरू होती है। नेक्स्ट है वाहन ऋण यानी व्हीकल लोन। ये लोन नई या पुरानी कार या बाइक को खरीदने के लिए लिया जाता है। इसमें खरीदे गए वाहन को ही बंधक के रूप में रखा जाता है और इसे EMI करके चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट है गृह ऋण यानी होम लोन। ये लोन मकान या फ्लैट खरीदने, बनाने, मरम्मत करने के लिए लिया जाता है। ये सबसे बड़ा अमाउंट का लोन होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे 15 से 30 साल। इसमें ब्याज की दरें कम होती है और EMI की फैसिलिटी होती है। तो आइए हम बात करते हैं समय के आधार पर ऋण के प्रकार के बारे में यानी टाइप ऑफ लोन्स बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकालीन ऋण के बारे में यानी शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन ऋण के बारे में यानी मीडियम टर्म लोन के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे दीर्घकालिक ऋण के बारे में यानी लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अल्पकालिक ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन के बारे में। ये लगभग 1 साल की अल्पकालिक अवधि के लिए जैसे तत्कालिक नकदी ज़रूरत और व्यावसायिक खर्चों के लिए लिया जाता है। इसे जल्दी चुकाना होता है और इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, ट्रेड लोन। नेक्स्ट है मध्यकालिक ऋण यानी मीडियम टर्म लोन। ये लगभग 1 से 5 साल की मध्यकालिक अवधि के लिए जैसे वाहन खरीदने या व्यापार का बढ़ाने के लिए, व्यापार के एक्सपेंशन के लिए लिया जाता है। इसमें जो ब्याज की दर और EMI होती है वो संतुलित होती है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, ट्रेड लोन। लास्ट है दीर्घकालिक ऋण यानी लॉन्ग टर्म लोन। ये 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए जैसे मकान खरीदने, बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स में लिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट की जो दर होती है वो कम होती है, लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोन एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इक्विपमेंट है जो व्यक्ति को उसकी ज़रूरतों जैसे शिक्षा, मकान, वाहन या बिजनेस में मदद करता है। लेकिन लोन लेने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस और कितने टाइम में आपको उसे पे करना है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है। टाइम के बेस पे लोन को शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन में डिवाइड किया गया है, जिससे व्यक्ति अपनी योजना के अनुसार सही ऑप्शन चुन सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में थे कितने क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले।
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्ज़ाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आय के स्रोत के बारे में, यानी हेड्स ऑफ द इनकम के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में अगर कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो उसे आयकर यानी इनकम टैक्स देना पड़ता है। आयकर अधिनियम 1961 यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुल आय को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें आय के स्रोत यानी हेड्स ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है। इससे सरकार ये तय करती है कि टैक्स कितना देना होगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आप इंडिया में पैसा कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। सरकार ये टैक्स कैसे लेगी, ये तय होता है आपकी कमाई के 5 सोर्सेज से, जिन्हें कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। ये 5 कैटेगरी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है। तो आइए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के 5 कैटेगरीज के बारे में। तो इसमें फर्स्ट है वेतन से आय यानी इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट है मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है व्यापार या पेशे से आय यानी प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस। नेक्स्ट है पूंजी लाभ यानी कैपिटल गेन्स। और लास्ट है अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इन सभी में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वेतन से आय के बारे में, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। तो जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो उसे जो पैसा मिलता है उसे सैलरी कहते हैं। इस सैलरी में बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, बोनस और पेंशन को शामिल किया जाता है। और सेवानिवृत्त व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन भी इसी में आती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जब कोई इंसान नौकरी करता है तो जो पैसा मिलता है वही उसकी सैलरी इनकम होती है। इसमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, बोनस और पेंशन को इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन भी इसी कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट है मकान संपत्ति से आय यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर किसी के पास मकान या फ्लैट है और वो उसे किराए पर देता है तो उससे जो इनकम आती है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। भले ही किराया प्राप्त हो रहा हो या नहीं, फिर भी सरकार एक अनुमानित वार्षिक मूल्य के आधार पर टैक्स लेती है। इसमें सरकार 30% तक छूट भी देती है। और अगर घर पे होम लोन है तो उसके ब्याज पर भी छूट मिलती है। मतलब अगर आपके पास मकान है और आप किराए पर देते हैं तो आपको जो इनकम मिलती है वो इसी कैटेगरी के अंदर आती है। चाहे इससे आपको किराया मिले या ना मिले, इट डजेंट मैटर। सरकार आपसे एक एस्टिमेटेड टैक्स लेती है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें 30% तक छूट भी मिलती है, यानी डिस्काउंट मिलता है। और अगर होम लोन है तो उसके ब्याज पर भी टैक्स में राहत मिलती है, यानी डिस्काउंट मिलता है।
मतलब डिस्काउंट मिलता है। नेक्स्ट है व्यापार या पेशे से आय, यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। अगर कोई व्यक्ति व्यापार या पेशेवर सेवाओं जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए इन सब से कमाता है तो उससे उसकी जो इनकम होगी वो इस कैटेगरी के अंदर आएगी। व्यापारिक खर्चों जैसे दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, इन सबको घटाने के बाद जो शुद्ध लाभ आता है यानी जो नेट प्रॉफिट बचता है उसी पर टैक्स लगता है। मतलब अगर आप खुद का बिजनेस करते हो या डॉक्टर हो या वकील या सीए जैसे प्रोफेशन में काम करते हो तो आपकी जो कमाई होगी वो इसी कैटेगरी के अंदर आएगी। दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, इन सभी खर्चों को घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर आपको टैक्स देना होगा। नेक्स्ट है पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेंस। जब कोई व्यक्ति ज़मीन, मकान, शेयर, गहने इन सभी चीज़ों को बेचकर कमाता है तो वो पूंजीगत लाभ कहलाता है। कुछ मामलों में सरकार टैक्स पर डिस्काउंट भी देती है, जैसे अगर आप पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो अगर आप अपनी ज़मीन, मकान, शेयर या गहने बेचें और उनसे जो आपको प्रॉफिट हुआ तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा, तो सरकार इस पर टैक्स लेती है। लेकिन अगर आप पुराने घर को बेचकर नया घर खरीदते हो तो सरकार इस पर आपको टैक्स में छूट भी देती है। लास्ट है अन्य स्रोतों से आय यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आपके माइंड में अब ये सवाल आएगा कि और भी तो सोर्सेज होते हैं जिनसे कि इनकम होती है, तो वो कहाँ पर जाएंगे? तो वो इसी कैटेगरी में आएंगे, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी इन प्रोफेशंस को छोड़ के, इन कैटेगरी को छोड़ के बाकी जहाँ से भी आपको इनकम आती है वो इस कैटेगरी में आती है। मतलब जो भी कमाई बाकी इन 4 कैटेगरी में फिट नहीं होती वो सारी की सारी इसमें आती है, जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड, लॉटरी एंड गेम्स विनिंग, गिफ्ट्स अगर 50,000 से ज़्यादा हो, और फैमिली पेंशन, इसको इन सभी कैटेगरी में शामिल किया जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो इन 5 स्रोतों के आधार पर सरकार ये तय करती है कि एक व्यक्ति की कुल कमाई कितनी है और उसे कितना टैक्स देना होगा। ये व्यवस्था आसान, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और न्यायपूर्ण यानी फेयर है। मतलब इन 5 सोर्सेज से सरकार ये तय करती है कि आपकी टोटल कमाई कितनी है और आपको कितना टैक्स देना होगा। ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और सभी के लिए इक्वल है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, यानी पैसे का समय मूल्य के बारे में, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम TVM कहते हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है आज का पैसा भविष्य के पैसे से ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि आज के पैसे को आप इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो जिससे उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा कीमती होता है। क्यों? क्योंकि आज का पैसा आप इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते हो और उसे बढ़ा सकते हो। तो आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपके पास अभी 1000 रुपये हैं और अगर आप उसे बैंक में डिपॉजिट कराते हो तो 1 साल बाद वो बढ़ के 1100 हो सकता है। लेकिन अगर आपको वही 1000 रुपये 1 साल बाद मिले तो उसकी वैल्यू आज जितनी नहीं होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के इम्पोर्टेंस के बारे में, इसके महत्व के बारे में। तो इसका पहला फ़ायदा है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मदद करता है। इसका दूसरा फ़ायदा है ये लोन और EMI कैलकुलेशन में मदद करता है। थर्ड है ये रिटायरमेंट और प्लानिंग में यूज़फुल है। और लास्ट है बिजनेस प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में यूज़फुल है। तो आइए एक एक करके इन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्पफुल है ये। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा हो सके। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्कीम ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में समझना ज़रूरी है। मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा सही रहेगा ताकि फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि कौन सी स्कीम बेस्ट है। इसीलिए कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लोन एंड EMI कैलकुलेशन में मदद करता है। जब आप बैंक में लोन लेते हैं जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन, तो आपको हर महीने EMI देनी होती है और ये EMI टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आधार पर ही निर्धारित होती है। बैंक ये देखता है कि जो पैसा वो आपको देगा वो भविष्य में बैंक को कितना वापस मिलेगा। इसीलिए बैंक के लिए और आपके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना ज़रूरी है।
मतलब जब आप बैंक में लोन लेने जाते हो, जैसे होम लोन या एजुकेशन लोन, तो आपको हर महीने ईएमआई देनी होती है। ईएमआई की जो कैलकुलेशन होती है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पर बेस्ड होती है। बैंक ये चेक करता है कि जो पैसा आपको दे रहा है वो फ्यूचर में कितना वापस मिलेगा। इसीलिए लोन लेने और ईएमआई को समझने के लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है, रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज़फुल है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि हमें फ्यूचर के लिए कितना बचत करना है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि रिटायरमेंट के बाद आराम से जीने के लिए आज कितनी बचत करनी चाहिए। इससे हम सही तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में पैसे की कमी ना हो। नेक्स्ट है, बिजनेस प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में यूज़फुल है। अगर हम कोई बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं तो प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि आज का जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्यूचर में कितना फ़ायदा देगा। मतलब अगर आप आज किसी बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसे शुरू करने जा रहे हैं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये पता लगाता है कि आज जो आप पैसा लगाओगे उससे फ्यूचर में आपको कितना प्रॉफिट होगा। और इससे आपको ये पता चलता है कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये सही है या नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमें ये बताता है कि आज का पैसा क्यों फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल है, चाहे वो ब्याज हो, महंगाई हो या अनिश्चितता हो। इन सभी रीजंस की वजह से आज का पैसा ज़्यादा पावरफुल होता है और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की मदद से आप सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लोन की ईएमआई को आसानी से समझ सकते हो, रिटायरमेंट के लिए बढ़िया प्लानिंग कर सकते हो और बिजनेस प्रोजेक्ट की सही वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम कम है और आप किसी भी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हो कम टाइम के अंदर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना चाहते हो, जिससे कि आप कम टाइम में अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो इसके लिए सिंपली आपको यूट्यूब पे जाना है और बीरे स्टडी पॉइंट सर्च करना है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट है वो नाम सर्च कीजिए और लास्ट में डाल दिए बीरे स्टडी पॉइंट। तो आपके सामने हमारा चैनल शो हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर जितने भी जो सब्जेक्ट है, मैक्सिमम सब्जेक्ट के हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए, आप वहाँ से आके वीडियो को आसानी से देख सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना होता है, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाए कि एग्जाम में आपको किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो को ओपन करना है, देन आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारे वेबसाइट का लिंक। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हो, देन आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको क्लास 12 से लेकर ग्रेजुएशन तक और यहाँ तक कि डीएलएड के भी नोट्स मिलते हैं। तो आपको DUSL के नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर DUSL के जो नोट्स है इसके लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपका सेमेस्टर कौन सा है। लेट्स सपोज हम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो हम 4th सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। हमको 4th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए। तो जैसे आप 4th सेमेस्टर पर क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप उनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको हिंदी मीडियम के नोट्स चाहिए तो आप हिंदी मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए देन आप इंग्लिश मीडियम नोट्स पर क्लिक करोगे। लेट्स सपोज हम डाउनलोड करने वाले हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसके नोट्स को, और ये हमें चाहिए हिंदी मीडियम में, तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, पे एंड डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। और जैसा कि आप देख सकते हो जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कंपेयर करो अदर यूट्यूबर्स के मुकाबले, तो उनके जो नोट्स होते हैं वो 200 से 300 के होते हैं, लेकिन वही हम आपको ओनली 49 रुपीज़ में ये नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स है इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो टू द पॉइंट है। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें ये कमेंट करते हैं कि आप नोट्स को फ्री कर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम खुद भी चाहते हैं कि हम आपको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हमारा जो चैनल है वो उतना बड़ा नहीं है अदर्स यूट्यूबर्स के मुकाबले। अगर आप उनका कंपैरिजन करोगे तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं, और उनके जो व्यूज़ आते हैं वो 50,000 लाख व्यूज़ आते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ अगर हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं वो 1 से 2 लाख भी पहुँचते हैं और हमारे वीडियो पर 50,000 30,000 भी व्यू आते हैं, तो हम आपके लिए नोट्स को फ्री कर देंगे।
तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है और आपका ये सपोर्ट ही हमारी ताकत है। और 49 रुपीज़ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और आप इजीली इसे परचेज़ कर सकते हो, इतना महंगा नहीं है। और आप खुद सोचिए, आप किसी सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहते हो, वो भी 49 रुपीज़ में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में सेमेस्टर रिपीट कर देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा और मैं यही प्रे करूँगा कि आपके जो सेमेस्टर है उसमें अच्छे मार्क्स आएँ। तो आप हमारी पीडीएफ को परचेज़ कर सकते हो, वो भी 49 रुपीज़ में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, मैं सच में बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप हमारे नोट्स को ईज़िली डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बुक से जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में पूछा गया जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसे हम सॉल्व करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताया गया है कि 3 पर्सन है। पहला है रमेश, दूसरा है सुरेश और तीसरा है लक्ष्मी। और इन तीनों की हमें एज बताई गई है। रमेश की एज है 50 साल, सुरेश की एज है 65 ईयर्स ओल्ड एंड लक्ष्मी की एज है 82 ईयर्स ओल्ड। और इसमें हमें बताया गया कि इसमें हर एक पर्सन की जो एनुअल इनकम है वो 20 लाख रुपए है। मतलब रमेश की इनकम भी एनुअल 20 लाख रुपए है, सुरेश और लक्ष्मी इन तीनों की जो एनुअल इनकम है वो 20 लाख रुपए दी गई है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे ये पूछा गया कि जो पुराने टैक्स सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग इन तीनों पर्सन को कितना कितना टैक्स पे करना होता था, और अब जो हमारा नया टैक्स सिस्टम आएगा उसके अकॉर्डिंग इन तीनों ही पर्सन को कितना कितना टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को। इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है, इसकी गणना करनी है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे, रमेश, सुरेश और लक्ष्मी इन तीनों की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग दी गई है, यानी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये तीनों ही अलग अलग कैटेगरी से आते हैंगे। यानी जो रमेश हैगा वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हैगा, क्योंकि उसकी जो एज है वो 60 ईयर्स से कम है। और वहीं जो सुरेश है उसकी एज है 65 ईयर्स ओल्ड, यानी ये सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आता हैगा। और इसके बाद जो लक्ष्मी है उनकी जो एज है वो 82 ईयर्स ओल्ड है, मतलब ये सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आती है। तो अब सवाल ये आता हैगा कि इनकी जो एज है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो क्या इन तीनों को ही सेम टैक्स पे करना होगा या फिर तीनों के एज के अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग पेमेंट करनी होगी टैक्स की। तो इसी चीज़ को हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम इन दोनों ही सिस्टम को समझेंगे कि इन दोनों ही टैक्स सिस्टम में यानी किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में एज के अकॉर्डिंग टैक्स की पेमेंट की जाती थी। जैसे अगर कोई जनरल कैटेगरी का आएगा, यानी उसकी जो एज है वो 60 ईयर्स से कम है, तो उसे ज़्यादा टैक्स देना होता था। और जिसकी एज सीनियर सिटीजन के अंदर आती है, यानी जिसकी एज 60 साल से लेके 79 ईयर्स के अंदर आती है, तो उसे थोड़ा कम टैक्स पे करना होता था। और ठीक इसी तरीके से अगर किसी की एज 80 प्लस है, यानी वो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आता है, तो इसके अंदर उसे और भी कम टैक्स पे करना होता था। और वहीं अगर हम बात करें न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में, जो हमारा नया टैक्स सिस्टम आया, इसके अंदर जो टैक्स की कैटेगरी है, जो एज की कैटेगरी है, उसे हटा दिया गया है और सबके लिए इक्वल टैक्स की व्यवस्था की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स सिस्टम के बारे में कि इसके अंदर किस तरीके से टैक्स को कैलकुलेट किया जाता था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में हमें ये बताया गया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हो, सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो, इन तीनों ही कैटेगरी में से अगर आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी जो इनकम है वो एनुअल इनकम 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक के बीच में है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए इसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अगर आपकी एनुअल इनकम 3 लाख से लेकर 5 लाख तक के बीच में हो और अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, यानी आपकी जो एज है वो 60 साल से कम है, तो आपको 5% टैक्स की पेमेंट करनी होगी। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो, मतलब अगर आपकी जो एज है वो 60 ईयर्स से लेकर 79 ईयर्स तक की एज है, तो आपको 5% टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हो, यानी अगर आपकी जो एज है वो 80 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपको कोई भी टैक्स की पेमेंट नहीं करनी।
इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के बीच में है और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 20% टैक्स देना पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हो तो इसमें भी सेम आपको 20% टैक्स देना होगा। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हो तो इसमें भी सेम आपको 20% टैक्स देना होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जो इनकम है वो 10 लाख से ज़्यादा है तो इसमें चाहे आप जनरल कैटेगरी में आते हो, चाहे सुपर सिटीजन कैटेगरी में आते हो या फिर आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हो, इन तीनों के अंदर ही आपको 30% टैक्स देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये टैक्स कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा, इसके बाद आपको हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए 4% और टैक्स देना होगा जो आपका अमाउंट आया था, क्योंकि ये कंपलसरी है और ये पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर ये रूल बनाया गया था। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं न्यू टैक्स सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पुराना टैक्स सिस्टम था उसमें एज के अकॉर्डिंग जो आपके टैक्सेस थे उसको कैलकुलेट किया जाता था, उसको कैटेगराइज किया गया था। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम न्यू टैक्स सिस्टम की बात करें तो इसमें ऐसे कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई गई है। इसके अंदर चाहे आप किसी भी एज के अंदर आते हो, चाहे आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो, सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर आते हो, आपको सेम ही टैक्स देना होगा। यानी कि इसके अंदर से जो कैटेगरीज है उसे रिमूव कर दिया गया है। तो न्यू टैक्स सिस्टम में बताया गया कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। इसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक है तो आपको 10% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक है तो 20%, और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक है तो 25%, और अगर 15 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% तक टैक्स देना होता है। तो ये था न्यू टैक्स सिस्टम जो कि सभी के लिए सेम था, चाहे आप जनरल के अंदर आते हो या फिर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन के अंदर आते हो, इट डजेंट मैटर, सबको सेम टैक्स देना होगा। और इसके अंदर भी आपको हेल्थ एंड एजुकेशन पर 4% टैक्स देना ही देना है। सो आई होप अब आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम और न्यू टैक्स सिस्टम दोनों ही सिस्टम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया था, हमें 3 पर्सन दिए गए थे, रमेश, सुरेश और लक्ष्मी, और इन तीनों की एज बताई गई थी। रमेश की एज 50 साल, सुरेश की एज 65 ईयर्स ओल्ड और लक्ष्मी की एज 82 ईयर्स ओल्ड। और इन सब की ही जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है, वो 20 लाख रुपए है। तो इसके अंदर हमें बताना है कि इन तीनों ही पर्सन को पुराने टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना पे करना होता था और नए टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें कितना टैक्स पे करना होगा, इसे कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रमेश के बारे में, जिसकी एज दी गई थी 50 साल और ये जनरल कैटेगरी के अंदर आता है और इसकी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि ओल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इसे कितना पेमेंट करना होता था। तो रमेश की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए को हम इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि रमेश को शुरुआती 2.5 लाख पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है और इसके बाद इसकी जो इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में है तो इस पर उसे 5% टैक्स देना होगा, जिसका अमाउंट बन जाता है 12,500। और इसके बाद रमेश को 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में 20% टैक्स देना होगा, जिसका जो अमाउंट बन जाएगा वो 1 लाख रुपये बन जाएगा। और इसके बाद 10 लाख से लेकर 20 लाख तक के बीच में इसको 30% टैक्स देना होगा, जिसका अमाउंट बन जाता है 3 लाख रुपए। यानी सबसे पहले हमें रमेश की इनकम को इनकम स्लैब में डिवाइड करना है, इसके बाद इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स चार्ज करना है। तो इसके बाद हम सभी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी टोटल इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम जोड़ेंगे 12,500, उसके बाद 1 लाख, फिर 3 लाख, जिसका जो टोटल हो जाता है वो बनता है 4,12,500। इसके बाद हमें 4% एक्स्ट्रा टैक्स इसमें ऐड करना है, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन का टैक्स, यानी कि हम 4,12,500 के ऊपर 4% का और टैक्स लगाएंगे, जो कि बन जाता है 16,500। तो इसके बाद अब हम टोटल टैक्स लायबिलिटी को निकालेंगे, जिसके अंदर हम 4,12,500 और 16,500 को ऐड करेंगे, जो कि हमारा बन जाएगा 4,29,000। तो ये वो अमाउंट है जो कि फाइनली रमेश को पेमेंट करना है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपकी इनकम 20 लाख रुपए है तो उसके ऊपर आपको 4,29,000 का टैक्स पे करना होता था।
तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि रमेश को न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना टैक्स पे करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी एज का क्राइटेरिया है नहीं, तो इसमें सबको सेम ही टैक्स पे करना होगा। तो सबसे पहले हम रमेश की 20 लाख की इनकम को न्यू टैक्स सिस्टम के इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे। तो रमेश के 20 लाख के इनकम के शुरुआती 2.5 लाख पर उसे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बाद 2.5 लाख से लेकर 5 लाख की इनकम पर उसे 5% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है 12,500 रुपये। और इसके बाद 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10%, जो कि बन जाता है 25,000। इसके बाद 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक इस पर 15% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है 37,500 रुपये। इसके बाद 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक उसको 20% टैक्स देना होगा इस पर, तो ये बन जाता है 50,000 रुपये। इसके बाद 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक की इनकम पर उसे 25% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है 62,500 रुपये। और इसके बाद 15 लाख से लेकर 20 लाख की जो इनकम होगी उस पर 30% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है 1.5 लाख रुपये। तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले एनुअल इनकम को इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है और फिर टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो अब हम इन सभी टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, यानी 12,500 प्लस 25,000 प्लस 37,500 प्लस 50,000 प्लस 62,500 और प्लस 1.5 लाख रुपये, जो कि बन जाता है हमारा 3,37,500 रुपये। तो अब इस अमाउंट पर यानी 3,37,500 के ऊपर हमें 4% का और टैक्स लगाना है, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। तो इसका 4% हो जाएगा 13,500 रुपये। तो अब जो हमारा टोटल टैक्स हो जाएगा, जिसके अंदर 3,37,500 और 13,500 को ऐड करेंगे, जो कि हमारा बन जाता है 3,51,000 रुपये। यानी उसे टोटल 3,51,000 रुपये की टैक्स की पेमेंट करनी है न्यू टैक्स पेमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि 20 लाख की जो इनकम पर अगर ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग रमेश को 4,29,000 रुपये पे करना होता था, और वहीं दूसरी तरफ न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग उसे अब 3,51,000 की ही पेमेंट करनी होगी। तो ठीक इसी तरीके से अब हम लक्ष्मी और सुरेश की जो एनुअल इनकम है 20 लाख रुपए, उस पर देखेंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग उन्हें कितना टैक्स पेमेंट करना होता था, और अब जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कितने टैक्स की पेमेंट करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुरेश के बारे में, जिसकी एज है 65 साल, यानी वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सुरेश को कितने टैक्स की पेमेंट करनी होगी। तो सबसे पहले हम सुरेश की 20 लाख की इनकम को ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, जिसमें सुरेश को उसके शुरुआती 3 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन इसके बाद सुरेश को 3 लाख से लेकर 5 लाख की इनकम पर 5% टैक्स देना होगा, जो कि हो जाता है अमाउंट 10,000 रुपये। और उसके बाद सुरेश की 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर उसे 20% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है 1 लाख रुपये। और ठीक इसी तरीके से 10 लाख से लेकर 20 लाख की इनकम पर उसे 30% टैक्स देना होगा, जो कि हमारा बन जाता है 3 लाख रुपये। तो अब इन सभी को ऐड करेंगे, जो कि हमारा बन जाता है 4,10,000 रुपये। लेकिन इस पर अभी हमें स्टिल 4% का टैक्स लगाना है, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। तो इसका जो 4% का टैक्स बन जाता है वो बन जाता है 16,400 रुपये। तो अब इसको जो टोटल टैक्स पे करना होगा वो 4,10,000 रुपये और 16,400 रुपये, यानी टोटल सुरेश को जो पेमेंट करनी होगी टैक्स की वो 4,26,400 रुपये की पेमेंट करनी होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सुरेश को अब कितने टैक्स की पेमेंट करनी होगी। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी एज का क्राइटेरिया नहीं है, यानी सबको ही अब सेम टैक्स पे करना होगा। तो जैसा कि रमेश को 20 लाख की इनकम पर न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग 3,51,000 रुपये की पेमेंट करनी होती थी, तो ठीक इसी तरीके से सुरेश को भी अब न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग 3,51,000 की ही पेमेंट करनी होगी, क्योंकि इसमें एज का जो क्राइटेरिया है उसे हटा दिया गया है। तो न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सुरेश को भी 3,51,000 टैक्स की पेमेंट करनी होगी। तो इसके बाद चलिए हम बात करते हैं लक्ष्मी के बारे में, जिनकी एज है 82 ईयर्स ओल्ड और ये बिलोंग करती है सुपर सीनियर कैटेगरी के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें कितने पेमेंट करनी होती है टैक्स की। तो इसमें भी हम सबसे पहले लक्ष्मी की 20 लाख की इनकम को ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग
इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करेंगे, जिसके अंदर लक्ष्मी को शुरुआती 5 लाख रुपए के अंदर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी के अंदर बिलोंग करती है। इसके बाद 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पर उसे 20% टैक्स देना होगा, जिसका अमाउंट बन जाता है 1 लाख रुपए। और फिर उसे 10 लाख से लेकर 20 लाख तक की जो इनकम है उस पर 30% टैक्स देना होगा, जो कि बन जाता है हमारा 3 लाख रुपए। इसके बाद अब हम इन सभी टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमारा बन जाता है 1 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, यानी टोटल 4 लाख रुपए हमारा बन जाता है। अब इस 4 लाख के ऊपर हमें 4% का और टैक्स लगाना है, जो कि है हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, यानी 4 लाख का 4% हो जाएगा 16,000 रुपये। तो लक्ष्मी को अब टोटल जो टैक्स की पेमेंट करनी होगी उसके अंदर उसे 4 लाख रुपये और 16,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी, जो कि बन जाता है 4,16,000 रुपये। यानी टोटल लक्ष्मी को 4,16,000 की पेमेंट करनी होगी ओल्ड टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, तो इसमें लक्ष्मी को भी 3,51,000 की ही पेमेंट करनी होगी न्यू टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग। सो आई होप अभी आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैंने आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसको आपको कैलकुलेट करना है। एक कॉपी पेन ले लीजिए, कैलकुलेट करने के बाद कमेंट में इसका आंसर देना है। तो बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं, और इस PDF का लिंक मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइम कम है और इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है कॉमर्स फाइनेंस लिटरेसी। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आपको आपका लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मिलने वाला है, और इसके साथ ही यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख कर आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।